बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार सम्मान आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार आशीर्वाद के लिए। जो तालियां आपने मेरे लिए बजाई, जो आशीर्वाद दिया, तो मैं बदले में तो क्या दूंगा, लेकिन परमात्मा से, ऊपर वाले से जो सबको देता है, उसी से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि मुझे जो आपने प्यार आशीर्वाद दिया उससे कई गुना ज़्यादा प्यार का हकदार, तालियों का हकदार, आशीर्वाद का हकदार ऊपर वाला आपको बनाए। आपके घर में बहुत सारी खुशियों के दीपक जलें, तरक्की हो, आपके परिवार में डायमंड एक नहीं, दो नहीं, कई कई लोग बने। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से। आज इस मंच पर मुझे खड़े होने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं अपने आप को ऐसे मानता हूं कि जितनी खुशी आपको हुई इस फंक्शन का हिस्सा बन करके, उतनी ही खुशी मुझे भी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं, लक्की मान रहा हूं, लक्की फील कर रहा हूं कि मुझे हमारे परिवार के ऐसे दो नगीने जिन्होंने मेहनत करके इस मकाम को अचीव करा और उन्होंने सपना देखा था एक दिन, उस सपने को हासिल करके दिखाया। जे यहाँ इस मंच पर खड़े होकर के मुझे मालूम है, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पर इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, तो लगभग 100% हमारा पूर्वांचल बैठा हुआ है। तो मैं एक ऐसी मिट्टी से बात कर रहा हूँ जिस मिट्टी ने हमेशा, जिसका हजारों सालों का इतिहास रहा है। इस मिट्टी ने वीर पैदा किए हैं, इस मिट्टी ने योद्धा पैदा किए हैं। इस मिट्टी ने चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे अवसर देने की बात हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात हो, हर क्षेत्र में हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है। इस क्षेत्र ने, पूर्वांचल ने शेर पैदा किए हैं और ये इतिहास बताता है, यहीं का निकला हुआ शेर मंगल पांडे ने अकेले बिगुल बजा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये मिट्टी वो मिट्टी है जो शेर पैदा करती है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो वीर पैदा करती है। और यहां के ढेर सारे लोगों ने जब हर क्षेत्र में नाम कमाया है, तो सेब शॉप में पीछे कैसे रह सकते हैं। सेब मेरे जीवन में यह बिजनेस ने दस्तक दी, मेरे भाग्य की रेखाओं को खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी 2003 में। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, दादाजी सरकारी नौकरी में थे, मैं भी सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहा था। 2003 में दस्तक दी सेब शॉप ने और मेरे भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए। कोई भी डायमंड बनना नहीं चाहता, क्योंकि डायमंड बनने का सपना कोई नहीं देखता है। वह टीचर बनने का सपना देखता है, फौजी बनने का सपना देखता है, सिपाही बनने का सपना देखता है, बैंक में जाने का सपना देखता है, अधिकारी बनने का सपना देखता है, वकील बनने का, सीए बनने का, कुछ बनने का। डायमंड बनने का सपना कोई नहीं देखता है। ये सब कुछ एकदम नया है, यह कोई लेना नहीं चाहता, ये तो कोई दे जाता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। इस बिजनेस को मेरे को दे दिया गया, मुझे समझ नहीं थी इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे चलाना है, मुझे नहीं मालूम था और दे दिया गया। जब कोई चीज ऐसी आपको मिल जाती है जिसके बारे में आपको महत्व ही नहीं मालूम, तो आप उसे संभाल के क्यों रखोगे भला। जब आपको मालूम ही नहीं कि कीमती है, बेशकीमती है, तो फिर आप उसका मूल्य नहीं जानते, तो फिर उसको संभाल के कहां रखोगे। तो मेरे लिए मूल्यहीन था, इसलिए मैं संभाल के नहीं रख पा रहा था। एक फंक्शन में गया, वहां से बहुत फायर्ड अप हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ, मुट्ठी बांध के आया कि हम भी डायमंड बनेंगे। सब बांधते मुट्ठी, मैंने भी बांध ली, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला अगले ही दिन कि आप मुट्ठी बांध के आए, डायमंड बनोगे। तो डायमंड बनोगे तो कैसे बनोगे, मुझे समझाओ। तो मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं क्या समझाऊं, मैं कैसे बनूंगा। मैं बोला सर आप ही बताओ। बोला मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप ट्रेनिंग में आना शुरू करो, ट्रेनिंग में आओगे फिर बैठ के समझते हैं, समझाते हैं। ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में जाने के बाद एक कहानी सुनी, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, इससे पहले आपने सैकड़ों बार सुनी होगी। उन्होंने बोला कि बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले किसी एक नदी के किनारे बहुत सारे बंदर बंदरिया खेल रहे थे और उस समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला गया कि आज जो घड़ी है, आज की घड़ी सैकड़ों सालों में कभी कभी बनती है, आज बहुत शुभ मुहूर्त है और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदर बंदरिया अगर इस नदी में कूदेगा तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बन जाएगा। तो यह आकाशवाणी सबने सुनी, एक कान से सुना, दूसरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम हलचल होना शुरू हुई, एक डाली पे एक बंदर उछलने लगा और पता नहीं क्या उछला, वो सीधा नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। जब राजकुमार बन के बाहर निकला, सारी घटना को, वहां पर एक शिकार पर राजकुमारी आई हुई थी उस राज्य की, वो शिकारी जो उसके साथ थे सैनिक, उस सैनिक के माध्यम से उस राजकुमार को अपने नजदीक बुलाया राजकुमारी ने और राजकुमार से पूछा, जो बंदर था राजकुमार बन चुका था, उससे पूछा कि मैंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, मैंने आकाशवाणी को भी सुना और आप राजकुमार बन गए, आपने कूदने का निर्णय लिया, मैं आपसे जानना चाहती हूं आपने ऐसे क्यों किया।
तो जो राजकुमार बंदर राजकुमार बन चुका, तो उसने जवाब दिया, राजकुमारी साहिबा आकाशवाणी आपने सुनी होगी तो मैंने भी सुनी थी। उसमें बोला गया कि जो भी आज बहुत शुभ घड़ी है, सैकड़ों वर्षों में एक बार होती है। पहले तो मेरा मन नहीं माना कि मैं भला कहां डायमंड बन सकता हूं, मैं भला कहां राजकुमार बन सकता हूं, सब बेकार की बातें हैं, ये आकाशवाणी सच हो ही नहीं सकती। फिर दूसरी बात दिमाग में ये आया, आकाशवाणी में बोला गया कि कूद जाओगे तो राजकुमार बन जाओगे, ये तो बोला नहीं कि बंदर से कुछ और बन जाओगे, भालू बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे। हमने सोचा आकाशवाणी झूठी भी निकलेगी तो कौन फर्क पड़ता है, ठंडे पानी में नहा के निकल आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, राजकुमार बने तो बढ़िया, नहीं तो ठंडे पानी में निकल के बाहर आ जाएंगे। राजकुमारी जी प्रभावित हो गई और बोली मुझसे ब्याह करोगे। तो थोड़ी देर पहले बंदर था, अभी राजकुमार हो गया और थोड़ी देर के बाद राजा भी हो गया। अभी तो ये कहानी सुनने के बाद सब ने तालियां बजाई, मेरे अपलायन ने मेरे पास शाबाश पीठ ठोकी, लग रहा है मोटिवेट हो गया कहानी सुनने के बाद। माधव जी क्या समझ में आया? मैंने बोला सर मेरी समझ में आ गया, काश वो बंदर हम होते। अपलायन ने माथा ठोका अपना, बोला तुम लिखवा के ले लो, तुम कभी जन्म में मास्टर न बन पाओगे। अरे तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कहानी में से क्या सीखना है? और ये बोले बंदर होते। फिर उन्होंने समझाना समझ, सर आप समझाओ। उन्होंने बोला माधव जी आकाशवाणी तो आज भी हो रही है। मैंने कहा कहाँ हो रही? अरे माइक पे चिल्ला रहे थे तो आकाशवाणी तेज होती है तो इसीलिए तो माइक पे बोला जा रहा था, आकाशवाणी ही तो है। वहां बहुत सारे थे पेड़ों पे, यहां कुर्सियों पे हैं बहुत सारे। अब बोले चलो कूदते हैं। मैं बोला सर आप कूद गए, आप तो बने नहीं अभी तक। बोला मैं नहीं बना तो क्या हुआ, हम मिलके बनेंगे, इसमें कूदते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई बात तो सही बोल रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि अगर इसमें कूदे अगर तो पूरा भरोसा है कि नहीं बनेंगे, 100% भरोसा है नहीं बनेंगे। लेकिन अगर तुक्का कोई लग गया, सालों में सैकड़ों सालों में कोई ऐसी शुभ घड़ी अगर हुई तो बन गए तो क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे। और नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले से देख लेते हैं। बनेंगे वो छोड़ो, नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो अगर नहीं बने इसमें कुछ भी तो मास्टर तो है ही, वो कहां जा रहा है ना, मास्टर तो है ही। अरे यहां से नीचे कहां जाएंगे, यहां खड़े हैं, यहां मैं यहां खड़ा हूं, यहां से उछलूंगा या तो ऊपर जाऊंगा, नहीं तो पताल में थोड़ी जाऊंगा, यहां तो रहूंगा ही। यहां से नीचे कहां जाने वाला हूं, यहां बस। ये छोटी सी मोटी सी बात इस मोटी खोपड़ी में घुस गई। अब तो भाई इसमें कूदेंगे। अब कूदने के लिए, अब कूदना था, कूदेंगे। कई लोग क्या करते हैं, डाली को झुका के और पूंछ लटका के देखते हैं नदी में पानी टेम्परेचर कैसा है। कूदते नहीं हैं, कतई नहीं कूदते। ऊपर से चेक करेंगे पानी डाल के ऐसे, ठीक है कि नहीं है। फिर बोलते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे को बोला कि कूदना है इसमें, मैं कूद गया। अभी इसमें कूदने के लिए मैं कूद तो गया। ये जो रास्ता है ये हाईवे है, और ये हाईवे पे ये मंजिल की ओर जाता है। इस मंजिल पे चल के बहुत सारे डायमंड बने, इस कंपनी में बहुत सारे डायमंड बने। रास्ता सही है तो रास्ता तो चुन लिया, रास्ता तो सही है, मंजिल की ओर लेके जाएगा। और सही रास्ते पर सफलता पाने के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? सही रास्ते का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? भाई सही रास्ते का चुनाव कर लिया, लेकिन इस रास्ते पर आगे खड़े हो गए तो मंजिल मिलेगी। अभी भी मामला अधूरा है। अधूरा है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं अधूरा है? तो रास्ता तो मुझे मिल गया। अब इस पे दूसरा बात उन्होंने बोला कि माधव जी अब इस पे क्या करना है, चलना है। जब चलोगे तो परशुराम जी की गाड़ी में बैठे, बलवंत जी की गाड़ी में बैठे, अंबिका जी की गाड़ी है या आप लोगों की गाड़ियां हैं, तो जब साइकिल मोटरसाइकिल पे चलने वाले जब ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, महंगी गाड़ी में, तो मक्खन की तरह चलती हैं, 100 की रफ्तार तुरंत पकड़ लेती हैं। और ऐसी गाड़ी में बैठ करके, बड़ा दमदार गाड़ी है, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी को चलाने के लिए भी सीखना जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग मानते सीखना जरूरी है? रास्ता कितना भी अच्छा हो, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन चलाएंगे नहीं तो कहीं ठुक जाएगी कि नहीं ठुक जाएगी? सीखेंगे नहीं तो। ऐसे ही है। तो ये सेफ सॉफ्ट जो कंपनी है वो रेंज रोवर की तरह है।
आपकी ड्रीम कार की तरह है, प्रीमियम कार की तरह है। लेकिन प्रीमियम कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चलाना नहीं जानेंगे तो कहीं भी घुसा दें, कभी इधर घुसा दें, कभी इधर घुसा देंगे। 90% लोग इस बिजनेस में इसीलिए असफल हो जाते हैं। रास्ता तो सही ले लिया लेकिन चलाना ही नहीं सीखा, और नहीं चलाया सीखा, और तो क्या होता है, चलाना नहीं आता, क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, इधर उधर हो जाता है, सीखते नहीं है। मेरे को दूसरी बात उन्होंने बताई कि माधव जी इस बिजनेस में कैसे चलाना सीखना है। तो मैं प्रेजेंट में बात करूं तो आप देखोगे, मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया कि जहां पर भी, जिस पोजीशन पर भी आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे भी आप बैठे हैं, तो देखेंगे जीवन में कई सारे तरह की संपत्ति होती है, कई तरह की वेल्थ होती हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ज्यादातर इस फाइनेंशियल वेल्थ की ओर प्रभावित होते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ भी होती है, फिजिकल वेल्थ भी होती है, बहुत सारी है, मेंटल वेल्थ भी है, सोशल वेल्थ भी है, और लिखते सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जहां पर आप बैठे हो वहां पर भी परमपिता परमात्मा ने बहुत सारी चीजों से नवाजा है, खाली कोई नहीं है। किसी पे स्वस्थ शरीर की वेल्थ है, स्वस्थ शरीर का धन है, किसी पे परिवार का धन है, किसी पे सामाजिक संबंधों का धन है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने भारत में या दुनिया में, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान की दौलत उनके पास, ऐसा है, और उनको राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाता है, भारत रत्न से नवाजा जाता है, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा। तो क्या वो गरीब है? नहीं, उनके पास वह दौलत है, मेंटल दौलत है। किसी के पास बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पैसा नहीं होता, उनके पास संबंधों की दौलत है ना। किसी के पास आप देखेंगे, अभी यहाँ बाउंसर्स घूम रहे थे, उनको देख के जलन हो रही होगी कईयों को, तो नहीं, टाइगर दमदार, तो गरीब है क्या वो? उनके पास शरीर की दौलत है कि नहीं? उस मामले में अमीर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। तो कई तरह की दौलत होती है, कई तरह की। वो पैसा वाला दौलत एक ही है, बस मात्र एक तरह की है, लेकिन वह भी हो तो और अच्छा है। लेकिन कई सारी तरह की दौलत चाहिए होती हैं। उन दौलतों में से हो सकता है आप डायमंड को देखो तो वो फाइनेंशियल वेल्थ आपको प्रभावित कर रही हो, लेकिन उन चीज़ों के लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले को कि आपके पास, आपके घर रूपी, परिवार रूपी, बच्चों के रूप में, समाज के रूप में, परिवार के रूप में बहुत सारी दौलत है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो नहीं है उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए जीत की और हासिल करने की, है कि नहीं है? तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं भी, और बहुत ग्रेटफुल रहता हूं कि मेरे को बहुत कुछ मिला, पहले से भी परमात्मा ने दिया, और सेफ शॉप में आकर के भी बहुत कुछ मिला। सेफ शॉप ने झोली भर दी, इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और मैं ये देखें, ढेर सारे लोग, फोटो तो कितने लोगों का लगाएं, लाइन लगा के दौलत बनती चली जा रही है। मैं ये देखता हूं कि मेरे को ये बिजनेस में काम करने के बाद ये समझ में आ गया कि रास्ता तो सही है, ये रास्ते पे चलूंगा, ये मंजिल तक मुझे लेके जाएगा, इस समझ में तो आ गया। और मैं आगे खड़ा हो गया। अब खड़े होने के बाद में कितना भी सही रास्ता क्यों ना हो, मैं अगर इसमें सही तरीके से चलना नहीं सीखूंगा तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को आप मानते हैं? तो रास्ता चुनना पहली बात है, तो रास्ता भी सही होना जरूरी है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दूसरी चीज भी है, और वह है कि आपको इसको चलाना भी सीखना पड़ेगा। ये मेरे को ट्रेनिंग में सीखा। तो मैंने बोला ठीक है, इस बिजनेस में इसको चलाना सीखेंगे, और चलाना सीखने के लिए चाहे प्लान दिखाना है, इस बिजनेस को प्रमोट करना है, इस बिजनेस को समझना है, कैसे रखना है, कैसे समझाना है, कैसे सामने वाले से बात करनी है, उसको बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्शन आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशंस कैसे डालने हैं, इस बिजनेस की बारीकियों को कैसे समझना है। चाहे समझने में एक दिन में नहीं समझोगे, समझने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, लगातार आप गाड़ी चलाओगे तो एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन जितनी ज्यादा ड्राइविंग करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, लगातार अभ्यास करोगे, कर करके अभ्यास बनता चला जाएगा। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे बिजनेस में आप करते रहोगे तो आपका अभ्यास बनता चला जाएगा, है ना। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी कितना जानते हो, कोई चिंता की बात नहीं। जितना जानते हो लग पड़ो, सीखने का अभ्यास करिए, अपने आप को तैयार करना है। ये मैंने दूसरी बात सीखी। और दूसरी बात के लिए तीसरी बात, मैंने इस रास्ते पे आगे खड़ा भी हो गया और मैंने चलना भी सीख लिया, दोनों पूरे हो गए। अब सही है कि नहीं है? लेकिन अभी भी अधूरा है, मैं चल ही नहीं रहा इस पे। मैं रजिस्ट्रेशन डालना सीख लिया, मैं कोर हो गया, मैं रास्ता भी सही चुन लिया सेफ शॉप जैसा, लेकिन मैं कोर भी हूं 100%, लेकिन मैं चल ही नहीं रहा। अरे थोड़ा ही चलो इस रास्ते पे, मैं थोड़ा भी चलूंगा तो मंजिल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा? हैं?
थोड़ा ही चलूं, हर रोज चलूं। इस बिजनेस में मैंने नियम सीखा कि माधव जी हर रोज लोगों से मिलना, चाहे तो प्लान दिखाने के लिए, चाहे फॉलो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हर दिन लोगों से मिलना, थोड़ा ही सही लेकिन हर रोज करना। यह नियम इसी तरह काम करता है जैसे आप व्यायाम हर दिन करें, एक दिन घंटों कर डालें, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10-10 मिनट भी अगर आपने 5-5 मिनट भी किया तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हमारा बिजनेस भी ठीक इसी तरह से है। उन्होंने बोला कि अपलाइन ने बोला कि माधव जी इस पे हर रोज चलना। आप नौकरी में आ गए हो, मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई उसके बाद, तो नौकरी में आ गए हो, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? आप बनना क्या चाहते हो? मैं बोला सर मैं तो कूदना चाहता हूं इसमें। बोला कूदना है तो हर रोज करना है। तो अब रास्ता सही मिल गया, मैं चलाना भी सीख लिया और मैंने चलना भी शुरू कर दिया। तो अब सही है कि नहीं? अब मंजिल पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? बोलो। नहीं, अपलाइन ने बोला अभी भी खतरा है, अभी भी खतरा है। मैं बोला जल्दी बताओ कहां खतरा है? बोला अभी ये खतरा है जब आप चलते हो तो चलने में, सफर करने में रास्ता भ्रम होने का डर रहता है, दिशा भ्रम होने का डर रहता है। कितना भी बड़ा समुद्री नाविक हो दिशाहीन हो जाता है। कभी भी आप डेजर्ट में जाओगे दिशाहीन हो जाते हो। हमारे बिजनेस में अकेले चलोगे दिशाहीन हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, और पहुंच जाओगे तो पता चलेगा पहुंचने के बाद कि यहां तो आना ही नहीं था। इसलिए इसके लिए दिशा बताने वाले को बहुत ढूंढ के रखना। और उन्होंने बोला हमारे बिजनेस में ये काम करेगा हमारा गुरु, हमारा कोच, हमारा साथी, हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर, कोई एक ऐसा आदमी, कोई एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो मैं बताती रहे कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, सही जा रहे 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 हो। ऐसा भ्रम होने का डर रहेगा माधव जी, सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसलिए एक पड़े चाहिएगा। कौन? मैं बोला हाथ पकड़ा दो, छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे ग्रेट अपलाइन श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का हाथ पकड़ लिया हमने। अब हाथ पकड़ने हमने नहीं पकड़ा, एक्चुअली क्या हुआ, पहले कुछ और थे, वो भागे हाथ छुड़ा के, तो जो मिला वही पकड़ लिया हमने। तो नरसिंह ग्रेवाल जी का हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने बोला अभी भी मामला अधूरा है। फिर समझाया, देखो रास्ता भी सही हो गया, रास्ते में खड़ा भी हो गया, चलना भी सीख लिया, चलना भी शुरू कर दिया, रास्ता बताने वाला भी ले लिया। अब उन्होंने बोला अभी भी मामला अधूरा है। बोला अब क्या रह गया? तो उन्होंने बोला कि यह मामला अधूरा इस तरह से है कि जब आपको मालूम है कि उस रास्ते पे चलने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए, कितना साल चलना है? आप बोलो, है? और जोर से बोलो। 4 साल चलना है। तो जब जैसे घर से आप निकले और कहीं आप यात्रा पे जा रहे हो, ट्रेन में आप जा रहे हो और आपको लगा 1 दिन और 1 रात ट्रेन चलेगी, तो 24 घंटे ट्रेन चलेगी, तो घर से ही 24 घंटे की व्यवस्था करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? खाने पीने की, हैं? पूड़ी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, कई लोग तो हरी मिर्ची भी रख लेंगे, प्याज भी रख लेंगे, नमकीन भी हो, पूरी व्यवस्था। कई लोगों ने समझा कि 2 टाइम का रख लेते हैं, है ना, खराब ना हो, पूरी व्यवस्था। कितनी व्यवस्था रख के चलेंगे? जितने घंटे की का सफर होगा उसके हिसाब से व्यवस्था बना के चलते हैं। बोलो हाँ कि ना? और बोलते हैं ट्रेन में अच्छा नहीं मिलेगा, साफ सुथरा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, हेल्दी नहीं होगा, है ना? बोलो हाँ कि ना? तो 18 घंटे के सफर या 22 घंटे के सफर के हिसाब से हम व्यवस्था करके चलते हैं। बस अंतर यही है, ये सफर 4 साल का है, तो 4 साल के हिसाब से व्यवस्था करके चलना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 4 साल से पहले खड़ा होके कि मैं अब कैसे चलूं, तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं? सर्वाइवल। ये उन्होंने मेरे कान में पहले ही मंत्र फूंक दिया। तो माधव जी बोले आप क्या साल चलोगे? मैं बोला सर हम तो 10 साल में खेला कर देंगे इसमें। तो बोले 10 साल का कोई टेंशन? बोले कोई टेंशन नहीं है। और बोला पूरा इंतजाम करके चलेंगे। तो ये मैंने प्लान का सेट हो गया। सर्वाइवल के बारे में उन्होंने बोला पहले अगले 5 साल का सेट करके चलना। तो इसमें क्या होगा, 5 साल में जब आप चलोगे तो चैलेंज आएंगे। जब रास्ते में चलोगे कभी अंधेरा भी होगा कि नहीं होगा, रात होगी कि नहीं होगी, कभी भूख भी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमारे बिजनेस में कभी फाइनेंशियल चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा? मीटिंग्स अटेंड करनी है, ये करना है, वो करना है, फाइनेंशियल चैलेंज आएगा। कभी फिजिकल चैलेंज आएगा, नौकरी में वहां पे दिक्कत आएगी, कई बार छुट्टी नहीं मिलेंगी, आप व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहां दिक्कत आएगी, फिजिकल चैलेंज आएगा, फाइनेंशियल चैलेंज आएगा। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल चैलेंज को तो आदमी झेल जाएगा,
फिजिकल चैलेंज कैसे? नौकरी से आए, नौकरी से आने के बाद पहले थक गए, बॉस की अधिकारी की डांट खा के आए दुनिया भर की, है ना, और फिर घर पे आके थक गए, अब सोने का मन कर रहा है और अंदर आ गया डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, फिजिकल चैलेंज है। तो अब फिर भी उठ के तैयार होके जाना है थके होने के बावजूद भी, और भी बुखार है, बीमार है, बरसात है, ये है वो है, सब इसको झेल जाएगा आदमी, मुझे मालूम है। फाइनेंशियल चैलेंज भी आएगा, इसको भी झेल जाएगा आदमी, मुझे मालूम है। एक चैलेंज और आता है, इमोशनल चैलेंज। ये यहां पर ज्यादातर 80% लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। भावनात्मक चैलेंज आएगा, इसमें क्या होगा? इमोशनल चैलेंज ये रहेगा कि आदमी को दो तरह से मार पड़ती है। कई बार हम सफर में चलेंगे तो चलते समय जिनके साथ आप व्यापार करोगे वही लोग ताना मारने का खतरा है, ताना मार सकते हैं, बोले तुम्हारे खानदान में कभी कोई बना था तो तुम बनोगे। मामला गड़बड़ हो जाता है, टूट जाता है आदमी। क्या फर्क पड़ता है खानदान में परशुराम जी के में कोई चला कि नहीं चला, लेकिन आज परशुराम भी तो उसी खानदान का तो है। ये बोला जा सकता है कि नहीं बोला सकता है? क्या फर्क पड़ता है? ये इमोशनल चैलेंज आएंगे जो आदमी को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। परिवार के तौर पर, वो परिवार हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। परिवार के तौर पे कभी पेरेंट्स हैं, उनको लगेगा यार ये तो कहाँ घूमता रहता है, इसे पता ही नहीं चलते। उनके बुढ़ापे में उनकी केयर करने के लिए नहीं है, मौजूद नहीं है वहां पर। आपने देखा, कल भी सुना यहां पर। और बहुत दूसरे चैलेंज, कभी बच्चे घर में छोटे हैं। मैं खुद बताता हूं, मेरे घर में अब जैसे बेटी यहां पे बैठी है, इसके बर्थडे पे मैं रहता ही नहीं था। बोले डैडी कल मेरा बर्थडे पक्का आओगे? मैं बोला पक्का आऊंगा, लेकिन पता नहीं मीटिंग के टाइम पर पता ही नहीं रहता था, बेटी के बर्थडे पे नहीं रहता था। और कई बार ये होता, मैं काफी टाइम तक ये हुआ है कि मैं जब पहुंचा हूं तब तक ये सो चुकी है, और जब ये जगी उससे पहले निकल चुके हैं हम। तो इसको पता ही नहीं कि पापा आए भी चले भी गए, डैडी आए, ठीक है। और तो अभी कई बार आपको याद आ रही है तो कई बार बच्चों को भी आ रही है। तो ये, लेकिन आप जो भी कर रहे हो वो कर किसके लिए रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो। पेरेंट्स से आप अलग हो, बच्चों से हैं, कई बार आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंज भी है, कई बार ऐसी घटना दुर्घटना भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता था, तो शादी हो गई, घर में बच्चों से ब्लेस हुए, तो अभी मैं बाहर रहता था, तो अभी कई बार बच्चे बीमार हो जाते होते, छोटे बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे। मैडम को बोलता कि भैया संभालो, अब मैडम को स्कूटी चलाना आता नहीं और दिक्कत आती है, सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने बोला कि बच्चों को संभालने के लिए बोले स्कूटी ले लेते हैं। मैडम ने स्कूटी खरीद ली। स्कूटी खरीदने के बाद बच्चे दो हैं, कई बार छोटे छोटे थे, नींद में गिरने का डर रहता, तो मैडम क्या करती, हॉस्पिटल लेके जा रही है और दोनों बच्चों को बांध लेती, एक को आगे एक को पीछे बांध करके स्कूटर चला करके, और कहीं किसी को हॉस्पिटल ले जा रही है, कभी पेरेंट्स मीटिंग में जा रही है, कभी कहीं जा रही है, अपने को टेंशन नहीं लेने दी। तो हमारी सफलता में मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। तो बोला हम संभालते हैं घर को, आप बाहर को संभालो, 50-50 कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों का भी है, बच्चों ने कभी ये नहीं शिकायत दर्ज नहीं की। लेकिन ये चीजें कई बार क्या होता है, मैनेज करने की हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि जो भी नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर अभी बच्चों से पूछो बेटा कैसी है कंपनी, सेफ शॉप कैसी है, ऐसे खड़े होकर दिखा दो सबको, इधर 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 दिखाओ, खड़े होकर, कंपनी कैसी है, सेफ शॉप कैसी है, अच्छी है, दमदार। तो अभी आप क्या बोलेंगे, मतलब इस बिजनेस ने जीवन में क्या दे दिया, मैं किन शब्दों में बताऊं, क्या बताऊं। इन बच्चों को जैसे बोलते हैं कि बेटा घूमने जाना है, तो ऐसे सोचते हैं, देखो डैडी गोवा की बोलना मत, जिम कार्बेट की बोलना मत, नैनीताल की बोलना मत, वहाँ की सिक्किम की बोलना मत, जैसलमेर की बोलना मत, जयपुर की कह मत देना गलती से, अजमेर हम जाएंगे नहीं, उदयपुर का मूड है नहीं हमारा, इधर जाएंगे नहीं, हिमाचल जाएंगे नहीं, मध्य प्रदेश जाएंगे नहीं, राजस्थान तो मूड है नहीं। मैं बोला कहाँ ले जाएं? फिर देखते हैं सिंगापुर सोच सकते हैं हम जाने की, वो भी सोचेंगे। इनके मुंह पे इसलिए बोलोगे ऐसे ही बोलते हैं, ये सेफ शॉप की देन है, मतलब क्या आप बोलोगे। तो सेफ शॉप क्या किस लायक बना देती है अभी, लेकिन जब अपना पेट भर जाता है तो फिर लगता है यार बगल वाले की थाली में भी अब रोटी आनी चाहिए, है ना। तो ये बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, परिवार अपना खुश है, लेकिन ये परिवार अब हमारा यहीं तक सीमित नहीं है, हमारा परिवार ये पूरा परिवार है,
यहां तक भी खुशियां पहुंचनी चाहिए, हाँ? यहां तक इस मिशन में ये बहुत जरूरी है। तो तैयारी लेकिन करनी पड़ेगी। तैयार हैं करने के लिए? मेरे को अगली बात और बता दी। तो ये छोटी छोटी चीजें इसकी तैयारी करनी है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। और इस इमोशनल चैलेंज को कैसे बीट करोगे? इसको तो कर लोगे, इसको भी कर लोगे, इसको कैसे बीट करोगे? तो इसको बाहर की ताकत से नहीं झेल पाएंगे, इसको आप अंदर की ताकत चाहिए, अंदर से झरना चाहिए जो आप इससे निकलोगे। और अंदर की ताकत आपको कहां से मिलेगी? अंदर से ही। और उसके लिए तैयारी करनी पड़े, अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, योद्धा बनाना है। बाहरी तौर पे योद्धा भी बन गए, लेकिन अंदरूनी भी योद्धा बनना है। और अंदरूनी योद्धा आप बनेंगे, क्या करेंगे? आपको क्या करना है? बुक्स पढ़नी है, ऑडियो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, अप्लायंस से अटैचमेंट बना के रखना है, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़नी है या वीडियो देखना है। तो जब बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे आप, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, और तो आपको अंदर से स्प्रिंग शुरू हो जाएगा, झरना मोटिवेशन का अंदर से। और वो किसी भी बड़े से बड़े हिमालय से टकराने की ताकत आपको देगा। बड़े से बड़े हिमालय से टकरा जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो सकता है। ये मेरे को कुछ छोटी छोटी बातें बता दी। अभी उन्होंने बता दिया, ये मास्टर में था, उन्होंने बता दिया कि माधव जी अगर टेस्ट होगा तो ये सिलेबस आएगा और इसका ये आंसर है। अगर ये पहले पता चल जाए तो फिर बाद में बीट कर देंगे, नहीं कर देंगे एग्जाम को। बस मेरे को सिलेबस में 6 पॉइंट बता दिए, ये वाले पॉइंट देखो दोबारा से पढ़ते हैं, ये पॉइंट बता दिए। बोले माधव जी क्या करना है? ये रास्ता तैयार कर लिया पहला। दूसरा उन्होंने बोला इसको सीखना है। तीसरा बोला चलना है हर रोज। सीखने से फायदा क्या होगा? फिर चलना हर रोज है। और कॉपी कर लेना अपलाइन को, कोई चिंता की बात नहीं है जो नहीं आता है। और बताया अपलाइन के रेंज से दूर मत होना कभी भी। और अगले 5 साल का व्यवस्था करके चलना, माइंड सेट करके रखना कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि करना मेरे को, पंगा मैंने लिया है, कूदना मैंने। और बता दिया ये चैलेंज आएंगे तो इसकी तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है। और बता दिया इसके लिए ये आपको मदद करेंगे, ये पॉइंट्स मेरे को पता चल गए। और अब पारी खेलनी है, तो जाओ बेटा शाबाश कूद जाओ। अब मैं कूद गया, तो कूद गया तो कई बार दिन होगा तो कई बार रात होगी। तो जब दिन दिन नहीं रहा तो रात रात कैसे रह सकती है बताइए? कई बार चेक आएगा तो कई बार नहीं आएगा, बुरे से बुरा क्या होगा? कई बार एक लेग चल जाएगी, कई बार दूसरी चल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि वो बात अलग है, अगरबत्ती लगाओगे, मन्नतें मांगोगे, जिस लेग के लिए वो नहीं चलेगी दूसरी चल जाती है, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब हम एक दिन का कैसे रिजल्ट देखें? रिजल्ट तो हमें हमेशा ओवरऑल देखना है कि पिछले 10 साल का, फिर 10 साल का, फिर 10 साल का। फिर मैं देखता हूं तो मैंने 2003 में ज्वाइन किया, तो मुड़ के देखें तो 10 साल बाद देखें। लेकिन उससे पहले ही 2009 में, मैं 2003 में ज्वाइन किया, 2009 में मैं डायमंड बन गया। 6 साल का टाइम लगा, 3 से लेके 9 तक। 6 साल में मैं डायमंड बना। फिर अगले 6 में 9 से लेके 15 तक, अगले 6 साल में मेरी टीम में 100 डायमंड हो गए। ये देखिए। फिर अगले 6 साल में 15 से लेके 21 तक टीम में 400 डायमंड हो गए। और उसके बाद तो अभी 6 साल हुए नहीं है, 1 ही साल हुआ है, 2022 चल रहा है। आपने सुना ही होगा रॉयल ड्रीमर्स टीम के 500 डायमंड स्टार क्रूज पे जाने वाले हैं। अब लेकिन ये देखे कि यहां तक ये जर्नी तो आसान है, पॉइंट्स तो पता चल गए, लेकिन इन जर्नी को बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या कौन कर पाएगा? मालूम तो सब सिलेबस हो गया। तो एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और कहानी ये है कि एक बार चूहा एक जान बचाने के लिए जंगल में एक फकीर के आश्रम में, साधु के आश्रम में घुस गया। तो वहां पर बहुत सारे साधु के आश्रम में बहुत सारे चेले रहते थे, और वहां पे जान बचाने के लिए पहुंचा और शरणागत हो गया कि मैं शरणागत हूं, बाहर मेरी जान को खतरा है, सांप का और बिल्ली का और खतरा है, तो मैं शरणागत हूं, मेरी जान बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। बोले ठीक है यार, इतने पलते हैं, एक और पलता रहेगा। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं, घूमता रहे, खाता रहे। अभी लेकिन जैसे घूमता रहा तभी पता चला कि देखा कि बाबा जी के आश्रम में एक बिल्ली पहले से बंधी हुई है।
दौड़ा दौड़ा गया, पूंछ दबा के बोला बाबा जी त्राहिमाम त्राहिमाम। बोला क्या हुआ? बोला बिल्ली आपके यहाँ पहले से बंधी रखी है, बिल्ली से बचने के लिए आया, बिल्ली पहले से बंद रखी है, मेरे को बचाओ, मैंने शरणागत आपके हूं, आपकी जिम्मेदारी है मुझे बचाना। तो बाबा जी बोले देख यार, बिल्ली को तो मैं बोल नहीं सकता कि तू इसको खाना मत, क्योंकि ये तो उसका तो स्वभाव है चूहा खाना, उसको मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन तू अपना देख इंतजाम कर कुछ। बोला ना ना आपकी जिम्मेदारी है। तो बोला आप कुछ करो। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है मैं तेरे को भी बिल्ली बना देता हूं। एक मंत्र मारा और उस चूहे को बिल्ली बना दिया। बोला अभी खुश? बोला अभी खुश, बाबा जी की जय हो। अभी बिल्ली बन गया, दोनों बिल्ली को दोनों को एक दूसरे से खतरा नहीं है, चौड़ा होकर घूमती है, पूरा बिल्ली बन गया चूहा वो, और घूमता चारों तरफ। अभी उसी खुशी का ठिकाना एक हफ्ते बाद खत्म हो गया। बाबा जी के आश्रम में एक कुत्ता शरणागत हो गया। क्या हो गया? त्राहिमाम करता हुआ आया, बाबा जी मैं शरणागत हूं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए मेरी कृपा दृष्टि बरसाएं। बोला क्या हो गया? कुत्ते को देख के जो बिल्ली बन चुका था चूहा, ये चेहरा पीला पड़ने लगा। बोले इसको मत भगा देना, भगा देना, भगा देना। शरणागत है तो शरणागत को तो भाई भगा नहीं सकते। बाबा जी ने उसको भी एंट्री दिला दी। अभी एंट्री दिलाने के बाद इसकी सामत आ गई जो बिल्ली थी, और ये बोला त्राहिमाम मुझे बचाओ, मेरे को कुत्ते से खतरा है। तो उन्होंने बोला देख मैं कुत्ते का तो स्वभाव है, मैं कुत्ते को मना नहीं कर सकता कि तेरे को न खाए। बोला नहीं नहीं आपकी जिम्मेदारी, मेरे को बचाओ। बोले एक काम करता हूं, तेरे को भी कुत्ता बना देता हूं। उसे मंत्र मारा, उसको भी कुत्ता बना दिया। आज चौड़ा होके घूम रहा पूरा, क्योंकि उससे भी मजबूत था, चौड़ा होके घूम रहा है, मजे लेने लगा पूरा। और तो छोड़ो, आश्रम से बाहर भी जाने लगा। हवा, बाहर की ठंडी हवा लेके आता हूं, बाहर की ठंडी हवा मार के जैसे ही बाहर की हवा लेने गया, उसको भेड़िया दिखाई दे गया, एक पूंछ दबा के भागा भागा आया, बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम बचाओ। बोले अब क्या हो गया? बाहर भेड़िया था, जंगल के आसपास बहुत हैं, लेकिन हमारे गेट पे ही बाहर ही घूम रहे हैं, दुनिया भर के, खा जाएंगे। तो बोले क्या करना आप? बोले आपकी जिम्मेदारी, आप बचाओ। बोले चल तेरे को मैं मंत्र मार के भेड़िया बना देता हूँ। उसको भी भेड़िया बना दिया, और बनाने के बाद अभी तो उसका डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। और आश्रम में से बाहर जाके पूरा जंगल नापने चल दिया, देखता हूं कौन है। बाबा जी पीछे चारों तरफ दौड़ने लगा। तभी उसको शेर की आवाज सुनाई दी, और जैसी शेर की आवाज सुनाई दी, पूंछ दबा के फिर भागा आश्रम में, और बोला त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोला अभी क्या हुआ? बोले बाबा जी बचाओ, शेर भी है जंगल में। तो बोले अब क्या करना है? बोले आप देखो। बाबा जी बोले साले तेरे को मैं ना शेर भी बना दूंगा ना, लेकिन तेरा दिल तो चूहे का ही रहेगा। तू साले तेरे से कुछ ना फटने का है। तेरे को मैंने बिल्ली बनाया, कुत्ता बनाया, भेड़िया बनाया, तेरे को शेर भी बना दूंगा ना, तू फिर भी पूंछ दबा के आएगा, तेरे से कुछ ना होने का। जा, तेरे को वापस मैं चूहा ही बनाता हूं, भाग यहां से। और मैं यही बोलना चाहता हूं, ये जर्नी है। चाहे आज हमारा लेवल, हमारा कद, हमारी शिक्षा, हमारी डिग्री कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिसका जिगरा शेर का है वो इसमें इतिहास बनाएगा। शेर का है। मैं देखता हूं कोई बोलता है ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्या बात करते हो? आज आपका जिगरा अगर शेर का है, यहां पर आप इतिहास लिखेगा आपके नाम का, एक दिन इतिहास लिखा जाएगा आपके नाम का। और ये मंच आप सबका आह्वान करता है। तैयार हैं आप लोग? मिलेंगे आपसे 2 साल के बाद। मैं डायमंड की ब्लैक बेल्ट आज पहनाने में खुशी मिली, और ज्यादा मिलेगी जब आपको पहनाएंगे डायमंड की ब्लैक बेल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो आप सभी लोगों की। थैंक यू वेरी मच।